तो आज थोड़ी सी क्लास अगेन थोड़ी लेट हो गई है। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय संख्या 10 वेव ऑप्टिक्स। जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि 9, 10, 11 चैप्टर में आपको वापस रिवाइज करवाऊंगा। तो कल की क्लास में हमने किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है यानी जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया था। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको तो डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स को भी टच करेंगे, लेकिन ये चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है। ठीक है, वेटेज के बारे में बात करूं तो ये वाला और पिछला वाला चैप्टर मिलाकर के करीब 23 नंबर का, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है, बट मोस्टली बोर्ड्स के अंदर इसका वेटेज 20 से 23 नंबर के बीच में। तो आप ये समझ सकते हो कि 70 नंबर के पेपर में अगर किन्हीं दो चैप्टर का वेटेज 20 से 23 नंबर के बीच में, तो वो दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा टफ प्रश्न आता भी नहीं है। न्यूमेरिकल बनने के चांसेस इन दोनों चैप्टर से होते तो हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। 5 नंबर का सीधा सीधा या 6 नंबर का जितना भी आपके एग्जाम में आता है थ्योरेटिकल प्रश्न बनेगा। पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर में भी आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का वो है आपका यंग का द्विस्लिट प्रयोग। उसे गलती से भी कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। यंग का द्विस्लिट प्रयोग ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता हो। ठीक है, जैसे पिछले के अंदर मैंने आपको बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर के अंदर यंग का द्विस्लिट प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मुझे काफी कम दिख रहे हैं। आई होप मैंने मैसेज कर दिया तो बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। लक्की शर्मा क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे ठंड लग रही है सर, और ठंड में पढ़ाई कैसे करें। बेटा मैंने आपको बोला लक्की, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप नहीं मानोगे कि आपके एग्जाम फैब में। ठीक है, अगर फैब में है भी तो सही बेटा, आपके पास एक महीना है, एक महीने के अंदर प्रिपेयर करो अपने आप को, प्लानिंग करोगे कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर वीक है, हर चैप्टर का रिवीजन करना है, किस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। ठीक है, रेगुलरली लग जाओ पढ़ाई के अंदर। ये ठंड वंड को भूल जाओ, ठंड वंड क्या है। साधना सिंह, कनिष्का शेखावत, लक्ष्मी किरार, प्रियांशी कश्यप, बाबुल कुमार, लकी शर्मा, साधना, रवि राव, कनिष्का शेखावत, प्रियांशी, और कौन है, हीरा कुमारी और लक्की, आकाश, आकाश कौशल। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सपना चौहान, और कौन है, आस्था। सर आज यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या बिहार बोर्ड के एमसीक्यू टाइम में दिया है। बेटा दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस है वो सब उसमें है। फिर चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, डजंट मैटर, सारे बोर्ड के क्वेश्चंस उसमें मिक्स ही है। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चंस देखो, आप ऐसा सोच रहे हो कि एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ वो एज इट इज के एज इट इज एग्जाम में आएंगे, तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं देता। लेकिन मैं आपको इतनी बात बोल सकता हूं कि मैं जो एमसीक्यू आपको करा रहा हूं वो करने के बाद जब आप एग्जाम में अपने पर्टिकुलर टॉपिक का एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपसे 101% हो जाएगा। क्योंकि देखो एमसीक्यू के अंदर क्या होता है, एक या दो ऑप्शन भी चेंज कर दिया ना तो ऑब्वियसली एमसीक्यू आपके लिए पूरा का पूरा नया हो जाता है। या फिर अगर उसने लैंग्वेज चेंज कर दी तो आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा एमसीक्यू कराया ही नहीं था। तो एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर बोर्ड को पकड़ के बैठ जाओ कि इस बोर्ड के क्वेश्चन करने उस बोर्ड के नहीं करने। एमसीक्यू का मतलब एक कॉमन एमसीक्यू है जो आप सबको करने हैं, फिर चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल भी कवर कराया मैंने। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू के अंदर मैंने बहुत छोटे छोटे से प्रश्न करा दिए, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हल कराए। तो आप हो सकता है एग्जाम में वो एमसीक्यू की फॉर्म में ना आ जाए, सिर्फ नॉर्मल न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाए, तो आप वो भी उस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है, इजी है। कोशिश जैसा मैंने आपको पहले बोला था हर टॉपिक को टच करने की करिए, फिर उसके ऊपर थ्योरेटिकल प्रश्न बनता हो या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रश्न बनता हो। मैंने दोनों चीजों को टच किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको आगे वाला पार्ट देखने को मिलेगा, फोर्थ वाला। तो आज वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको बेसिकली पीछे वाला जो पार्ट है ना वो वाला सारा बलागुण वाला पार्ट है, और जो आपका पीछे गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखना सभी को है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए है या फिर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या राजस्थान बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए, जितने भी बोर्ड यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, दीपक गोस्वामी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। कितने बच्चे आ गए हैं, चलो 38 बच्चे बहुत हैं। अब बाकी बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। चलिए, तो आज का बच्चों हमारा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। इससे पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था बच्चों किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। देखो न्यूटन नाम का एक सेंटेंस जिससे आप सब परिचित हो, उसने बताया था। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सीधा सीधा। तो एक साइंटिस्ट था
जिसको आप सब जानते हो, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन, राइट। न्यूटन भैया ने एक बुक लिखी थी 1675 के अंदर, ठीक है ना। 1675 में एक बुक लिखी, बुक का नाम था ऑप्टिक्स। बुक का नाम ही रख दिया उसने ऑप्टिक्स, जिसके अंदर उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रकाश होता है वो किरण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। लाइट जो होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, किरण की तरह, मतलब वो एक सरल सीधी सरल रेखा में चलती है। और उन्होंने ये बात और बोली कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल ऑब्वियसली चेंज होगी। और मान लीजिए अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और प्रकाश की किरण अगर अभिलंब की तरफ झुकती है या मुड़ती है, तो उस केस में प्रकाश की चाल उस माध्यम में अधिक होगी। जो स्टेटमेंट गलत है, मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है एवं अभिलंब की तरफ झुकता है एवं अभिलंब की ओर झुकता है तो माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे के कंपैरिजन में अधिक होगी। माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, लेकिन ये गलत है। क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी प्रकाश की चाल अगर प्रकाश जो है वो अभिलंब की तरफ झुकता है तो माध्यम सघन होता है, विरल नहीं होता। और अगर कोई माध्यम सघन होता है तो उसमें प्रकाश की चाल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा कम होगी, ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा न्यूटन ने 1675 के अंदर बताया था। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट है जिसका 1678 में 3 साल बाद, जिसका नाम था बच्चों हाइगन्स, ठीक है। हाइगन ने बोला कि प्रकाश एक्चुअली किरण की बात व्यवहार नहीं करता है, प्रकाश तो तरंग प्रकृति का होता है। प्रकाश तो तरंग प्रकृति का होता है, ठीक है। मतलब प्रकाश वास्तविकता के अंदर सीधी सरल रेखा के अंदर गति नहीं करता, वो तो तरंग की फॉर्म में गति करता है। लेकिन होता क्या है, मतलब आपने या दूसरे साइंटिस्टों ने उसको किरण की तरह क्यों माना, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 350 नैनोमीटर से लगभग, दृश्य प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। दृश्य प्रकाश की बात चल रही है। अब क्योंकि इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य काफी कम है, इसीलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य का मतलब समझते हो ना, ये वेव, ये बहुत छोटी 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 होगी। तो जब ये प्रकाश चलता है तो क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी है कि जब आप इसको एक ब्रॉड लेवल पे देखते हो, एक बड़े पैमाने पर देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि तरंग के रूप में नहीं चल रही है। ये कैसे चल रही है बच्चों, ये चल रही है एक स्ट्रेट सीधी सरल रेखा में। रीजन, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको जो लगता है ना कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, वो वास्तव में झूठ है, ठीक है, वो वास्तव में सच नहीं है। वास्तव में प्रकाश तो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो लाइट हम देखते हैं अपने आसपास, 7 कलर जो अपने को दिखते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 350 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, उन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्योंकि काफी कम है, इसलिए जब हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वो सीधी सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है। लेकिन इनकी इस बात को पूरी तरीके से झुटला दिया गया और इनकी बात को गलत मान लिया, क्योंकि बहुत फेमस साइंटिस्ट नहीं है ना भाई। न्यूटन एक काफी फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने काफी सारी डिस्कवरी करी है, तो ऑब्वियसली बात लोग उसकी बात मानेंगे, इसकी बात क्यों मानेंगे। इसकी बात को, हाइगन्स की बात को गलत मानने के पीछे एक रीजन और था। रीजन ये था, उन्होंने न्यूटन ने एक बात बोल दी थी कि जो प्रकाश है, यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो निर्वात से होकर के जाता है। मतलब ज्यादा स्पेस के बारे में किसी को नॉलेज थी नहीं, क्योंकि हम स्पेस क्राफ्ट लेकर के स्पेस के बाहर, मतलब पृथ्वी के बाहर तो गए नहीं थे। लेकिन न्यूटन ने एक बात बोली थी कि जो प्रकाश सूर्य से हमारे तक आ रहा है वो निर्वात से होकर के गुजर रहा है। कैसे जा रहा है, निर्वात से होकर के जा रहा है, ठीक है। मतलब समझ गए ना, सूर्य से आने वाला, धरती तक आने वाला प्रकाश होता है वो निर्वात से जाता है, वो हम जानते हैं। स्पेस के अंदर वैक्यूम ही है, वहां पे कोई हवा है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा न्यूटन ने बोला था। तो लोगों ने बोला यार हमने तो शुरू से यही चीज पढ़ी है, और न्यूटन ने भी बात बोली थी कि कोई भी तरंग अगर चलती है तो उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरंग को गति करने के लिए,
किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और आप बोल रहे हो कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है, तो फिर उस सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचा कैसे? अगर वो तरंग प्रकृति का होता तो उसको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, लेकिन माध्यम तो है ही नहीं पृथ्वी और क्या बोलते हैं सूर्य के बीच में। तो इसीलिए लोगों ने इस बात को गलत बोल दिया कि भाई हाइगन जो बोल रहा है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, स्टेटमेंट गलत है। वापस बताता हूं, न्यूटन ने ऐसा बोला कि प्रकाश जो है वो किरण के रूप में चलता है। 1675 में एक बुक लिखी उन्होंने जिसका नाम था ऑप्टिक्स, काफी फेमस हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा बिकी थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी थी। अब पढ़ने के बाद ऑब्वियसली बात है, जो हम चीज पढ़ते हैं ना उसी को सच मान लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की बात देख लो, न्यूज़पेपर में आपने जो पढ़ लिया उसको आपने सच मान लिया बिना उसकी बात की डेप्थ में जाने। जैसे हम न्यूज में देखते हैं, न्यूज में हमने आजकल जैसे न्यूज वाले बिना किसी भी मतलब पॉइंट को बिना सोचे समझे बस न्यूज छाप देते हैं। तो हम भी जो सुनते हैं जो देखते हैं वही समझ लेते हैं, हाँ ये यही सच होगा। ठीक है, हम उसकी बात की गहराई में नहीं जाते। तो लोगों ने भी जब बुक पढ़ी तो बुक पढ़ने के बाद बोला यार ये तो भाई सही बोल रहा है बंदा, क्योंकि इसने बहुत सारी डिस्कवरी करी है। ठीक है, तो ये तो सच्चा आदमी है। जब हाइगन्स ने बोला कि प्रकाश जो तरंग प्रकृति का होता है, तरंग के रूप में गति करता है, तो लोगों ने बोला नहीं ये बात तो गलत है, क्योंकि न्यूटन भैया ने बोला था कि प्रकाश जो होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो निर्वात से होकर के गुजर रहा है। और अगर ये तरंग प्रकृति का होता है तो तरंग को तो गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसके पास तो माध्यम है ही नहीं। हमारे आसपास तो वैक्यूम है, स्पेस में तो वैक्यूम है, फिर तरंग वहां से यहां तक कैसे आ रही है? ठीक है, तो लोगों की इस बात को हमारे हाइगन ने कैसे बताया? उन्होंने बोला हमारे चारों तरफ, उन्होंने हाइगन ने क्या बोला, हमारे चारों तरफ एक माध्यम है, हर तरफ चारों ओर एक माध्यम है, और इस माध्यम का नाम क्या बच्चों? उसका नाम उन्होंने दिया था ईथर। उन्होंने बोला ये ईथर जो माध्यम है इसने हर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत मान लिया। बोला अपनी इच्छा से मान रहा है तो कोई साइंटिफिक रीजन तो दे इसके पीछे, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बात सच है? ठीक है, अच्छा इन्होंने एक बात और बोली कि अगर प्रकाश किसी माध्यम में जाता है और वो अभिलंब की तरफ झुकता है तो माध्यम जो है उसमें प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए, जो एक्चुअली एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो काफी साल बीत गए 1800 के आसपास, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था यंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1700 के आसपास ही किया होगा कोई एक्सपेरिमेंट। मेरे को देखो डेट तो याद नहीं है, एनसीईआरटी में तुम्हारे लिखी हुई है, एसएसटी बड़ी कमजोर थी मेरी। डेट में देखो आपके बता देता हूं, 1800 में, सही बोल रहा था मैं, 1801 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो किया था एक्सपेरिमेंट टॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको अपन बोलते हैं द्विस्लिट प्रयोग, इसलिए इसका नाम पड़ गया यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग एक्चुअली प्रकाश के, देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा, लेकिन अब कुछ नए प्रयोग हुए, जैसे प्रकाश का विवर्तन हुआ, प्रकाश का व्यतिकरण हुआ। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित था। ठीक है, अब यार जब यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण प्रयोग किया तो यंग ने जब इसका प्रयोग किया तो उन्होंने पाया यार कि जब है ना प्रकाश को मैं तरंग की तरह व्यवहार मान के चलता हूं तो मेरे जितने भी रिजल्ट है वो सारे के सारे वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो सब का सब कुछ आराम से वेरीफाई हो रहा है अगर मैं प्रकाश को कैसा मान के चल रहा हूं, तरंग प्रकृति का मान के चल रहा हूं। जबकि अगर मैं प्रकाश को किरण प्रकृति का मान के चल रहा हूं तो ये मेरे जो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने प्रेक्षित किया वो सब वेरीफाई नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने उसके बाद भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो लास्ट में लोग इस स्टेटमेंट पे, इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रकाश वास्तव में किरण की तरह नहीं, जो प्रकाश है वो एक्चुअली तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यहीं से एक्चुअली हाइगन्स तो 1678 में अपनी बुक लिख करके थोड़े टाइम बाद मर गए, लेकिन उनकी बात को 1801 में एक साइंटिस्ट टॉमसन यंग ने एक प्रयोग किया, उसके बाद इस बात को स्वीकारा गया कि प्रकाश जो है वो किस तरह व्यवहार करता है, तरंग प्रकृति की तरह। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो ठीक है, हमने बात मान ली कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति की तरह व्यवहार करता है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है, चलो मान भी ली आपकी बात, लेकिन प्रश्न तो वहीं अटका हुआ है कि तरंग को गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है।
तो अगर प्रकाश तरंग की तरह गति करता है तो वो स्पेस में सूर्य से धरती तक पहुंचता कैसे? बीच में कोई माध्यम तो है ही नहीं। क्या हम ईथर को सही माने? नहीं, ईथर को हम सही नहीं मान सकते। फिर इस बात को प्रूफ करने के लिए हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल भैया ऑलरेडी बात बोल चुके हैं कि प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मतलब ये खुद ब खुद डेवलप होने वाली क्या बोलते हैं तरंगे हैं। मतलब प्रकाश कैसे चल रहा है? प्रकाश चल रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। मतलब ये एक दूसरे को डेवलप करते 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 आगे की तरफ मूव करती है, इसलिए इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपन ने मैक्सवेल वाले उस चैप्टर में पढ़ा था। तो ये बात प्रूफ हो गई कि प्रकाश वास्तव में तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है, तरंग प्रकृति से हम जो पहले अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़कर आए वो भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। दो नई चीजें इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है। व्यतिकरण तो मैंने आपको बताई थी, एक चीज और पढ़नी है अपने को इस चैप्टर में, वो है विवर्तन। तो टोटल प्रकाश की 5 परिघटनाएं हो गई, 3 हम पढ़कर आ चुके हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। इस चैप्टर में 2 नई चीजें और आएंगी, वो हमारे पास प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। इसके अलावा प्रकाश का ध्रुवण भी पढ़ेंगे, बट वो केमिस्ट्री में 11th में भी था। ठीक है, तो आई होप सबको कहानी समझ आई। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कहानी में आते हैं न्यूटन भैया, जिन्होंने अपनी बुक लिखी और बोला प्रकाश किरण की तरह व्यवहार करता है। उनका अपोज करने के लिए है 1678 में हाइगन्स, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, जो ऐसा बोलते थे कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। और क्या बोलते हैं, लेकिन लोगों ने बोला अगर तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, लेकिन सूर्य से आने वाला प्रकाश तो निर्वात से होकर के जाता है, इसने उनकी थ्योरी को गलत मान लिया। 1801 में प्रयोग हुआ है जो करा था थॉमसन यंग ने। उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ऐसा नहीं मैं एक हो सकता है एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलत रिजल्ट निकाले हो या प्रयोग ही गलत किया हो, इसलिए तुम्हें क्या बोलते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति को मानना पड़ रहा हो। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कॉन्जिक्यूटिवली 30-40 साल तक प्रयोग चलते रहे, अलग अलग प्रयोग होते रहे। लास्ट में लोग इस बात के ऊपर इस निष्कर्ष पे पहुंचे, नहीं यार जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना व्यतिकरण और विवर्तन का, उसको आप प्रकाश की तरंग प्रकृति के बिना नहीं समझा सकते। ठीक है, तो बाद में जो है हमने हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत का उसको अडॉप्ट कर लिया कि यहाँ पे प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है। पर जो प्रॉब्लम थी कि प्रकाश को गति करने के लिए तरंग को गति करने के लिए माध्यम चाहिए, तो प्रकाश कैसे गति कर रहा है उसको किसने सुझाया? मैक्सवेल ने बोला ये प्रकाश EMW वेव से विद्युत चुंबकीय तरंग है, परिवर्ती चुंबक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब खुद ब खुद ही डेवलप हो जाती है। बोले एक ने दूसरे को उत्पन्न करा, दूसरे ने वापस पहले को उत्पन्न करा, पहले ने वापस दूसरे को उत्पन्न करा, तो किसी माध्यम की जरूरत है ही नहीं। आई होप सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहां पे पहुंचे अपन पढ़ने वाले तरंग हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। तो हाइगन्स ने अपना क्या सिद्धांत दिया था वो पढ़ने वाले अपन। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, ठीक है, क्या था हाइगन्स का तरंग सिद्धांत? हाइगन्स बोलता है कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में चलता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स के अनुसार प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंगागर के रूप में चलता है। अभी तरंगागर क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है? सबने पानी के अंदर पत्थर तो फेंका ही होगा। जब पानी में पत्थर ड्रॉप करते हो, फेंकते हो, तो क्या होता है? वहीं फेंका तो आज जाके फेंक लेना, पानी कहां से लाएंगे यार? पानी पानी चारों तरफ। क्या अंधेरे में क्या पानी देखना है? घर के अंदर पानी नहीं होता क्या? ऐसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है, जब आप पानी में पत्थर डालते हो तो बच्चों क्या होता है? पत्थर डालते हो उसके चारों तरफ इस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती है ना, और वेव्स दूर जाते 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 उनकी जो त्रिज्या बढ़ती जाती है, उसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल और हिंदी में इसको बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो ये जो वेव्स उठ रही है ना, इसको ही अपन बोलते हैं बच्चों वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने भी सेम चीज बोली कि जो प्रकाश होता है वो तरंगागरों के रूप में चलता है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चलता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे पानी में पत्थर डालने पर बहुत सारे सन केंद्रीय वृत्त उत्पन्न होते हैं और जो
तरंग होती है वो जो स्रोत होता है जहां से वो उत्पन्न हुई, पत्थर ड्रॉप किया था, डाला था, उससे दूर की तरफ भागती हुई चलती 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 सेम तरीके से प्रकाश चलता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मुझे तरंगागर को डिफाइन करना है तो मैं एग्जाम में पत्थर का एग्जांपल लिख के नहीं आऊंगा कि पत्थर को पानी में डाला जो उत्पन्न हुआ उसको तरंगागर बोलते हैं, तो एग्जामिनर तो काट देगा। तो तरंगागर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी भी क्षण पर समान कला में होते हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु लिख दो, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु पथ जो समान कला में हो, समान कला में हो, या अथवा बिंदु का बिंदु पथ जो ऐसे लिख दो, ऐसे बिंदुओं का पथ जो स्रोत से समान दूरी पर हो, जो स्रोत से समान दूरी पर हो, स्रोत से समान दूरी पर हो। ठीक है बच्चों, अब देखो जब आपने पत्थर पानी में डाला था बच्चों, तो जो वेव जनरेट हुई थी, जैसे मान लो पत्थर यहाँ पे ड्रॉप किया आपने, तो जो पहली वेव जनरेट हुई थी उस वेव के अंदर सारे के सारे, देखो वेव कैसे जनरेट होती है, नीचे से चलती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे वापस आ जाती है, ऐसे उत्पन्न होती है ना वेव पानी के अंदर। ऊपर गया पानी, फिर नीचे आया, फिर मतलब पहले नीचे से ऊपर गया पानी, फिर वापस नीचे आ गया। सबने समुद्र में वेव जरूर देखी होगी, है ना। अब जब वेव्स बनाते हो ड्रॉइंग में भी तो ऐसे तो बनाते हो, ठीक है। तो आप वेव्स यही तो बताते हो कि पहले पानी ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो संकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं, उन संकेंद्रीय वृत्तों के अंदर सारे के सारे कण एक ही क्षण पर ऊपर जाते हैं, सारे के सारे कण एक ही क्षण पर नीचे आते हैं। इसको अपन बोलते हैं समान कला। मतलब सारे के सारे कण एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, मतलब एक एग्जांपल से समझो तो आप मान लो एक बहुत सारे बच्चों का घेरा है और सबके सब सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सबके सब पहले नीचे बैठे हुए थे, फिर सबके सब ऊपर उठे, फिर सबके सब वापस नीचे बैठ गए। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे समान कला। एग्जाम्पल देख के समझाया है, बच्चे नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, समान कला का मतलब है कि सारे के सारे जो कण हैं वो एक ही जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं या एक ही जैसी गति कर रहे हैं स्रोत से समान दूरी पर रह करके। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे तरंगाग्र। अब तरंगाग्र जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं बच्चों? तरंगाग्र आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास गोलीय तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार, और एक बच्चा होता है समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र के लिए स्रोत क्या होता है बच्चों? गोलीय तरंगाग्र के लिए स्रोत होता है कोई बिंदु स्रोत। बेलनाकार के लिए स्रोत क्या होता है? कोई रेखिक स्रोत। और समतल के लिए स्रोत क्या होता है? जब प्रकाश हमारा बहुत दूर हो। प्रकाश स्रोत अत्यंत दूर हो या अनंत पर। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक बल्ब है। अब बल्ब से लाइट कैसे निकलेगी? जैसे पत्थर ड्रॉप करा तो पत्थर ड्रॉप करने पे बहुत सारे समकेंद्रीय वृत्त बन रहे थे। मान लो ऐसे बल्ब है, अब बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा उससे उसके चारों तरफ मान लो एक गोला बना, फिर एक और बड़ा गोला बना, फिर और बड़ा गोला बना, फिर और बड़ा गोला बना। जैसे याद करो अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ी थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होता है। ठीक है, तो गोलीय तरंगाग्र कैसे होगा? जैसे मान लो ये आपका स्रोत है, तो पहला तरंगाग्र कैसे बनेगा? पहला तरंगाग्र कुछ इस तरीके का बनेगा, फिर दूसरा ऐसा बनेगा, फिर तीसरा ऐसा बनेगा,